मैं अपने आप को बस खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि शायद इससे और भी मैं अलग काम करूँगी, पर ऐसे किरदार और शायद मैं कभी ना करूँ। फुले दाम्पत्य घेऊन येताना नेमकी तुमच्या समोर आव्हानं काय आता? तो ये फिल्म इज फॉर द यूथ. दिस इज अ यूथ फिल्म. दिस इज नॉट अ फिल्म अबाउट एल्डरली पीपल. नाम रखते वक्त उपाधि नहीं रखनी है और सिर्फ नाम को ही तवज्जो देना है, ये आपके जहन में था? नहीं, अगर आप उपाधि देते तो सिर्फ ज्योतिबा फुले हो जाते. मैं तो चाहता हूं कि दोनों साथ में हो. ज्योतिबा ने बहुत कूडली कहा है कि मैं आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने समाज को उठाना चाहता हूं. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता, तशा अर्थानं आज आपल्याला या शब्दांच्या जाणीवा थोड्याशा टोकदार आहेत, त्या बोथट होत चाललेल्या आहेत. कारण आत्ता पारतंत्र्याचा काळ नाही. त्या काळात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता याला तितकंच महत्त्व होतं, कारण आपल्यावर एक परकीयांचं जोखड होतं. अशा वातावरणात काळा पुढे पाहणं आणि काळाला कवेत घेऊन आपल्या सोबत नेणं असे पाहणारे दोन द्रष्टे होते. एक महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या आयुष्यावरचा सिनेमा येतोय. अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलाय. त्यासोबत बोलण्यासाठी आपल्यासोबत स्वतः दस्तूरखुद्द अनंत महादेवन आणि पत्रलेखा आहेत, ज्यांनी यामध्ये सावित्रीबाई फुले साकारल्यात. आभाळा एवढी असणारी माणसं नेमकी होती तरी कशी, याचा मागोवा त्यांनी घेतलाय. जाणून घेऊया हा प्रवास नेमका कसा होता. बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी और पत्रलेखा जी का. शुक्रिया. एक तो फूले नाम में ही जो फूलों की बौछार है, माली समाज जिसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उससे बढ़कर महाराष्ट्र और देश के लिए जो सबसे बढ़िया काम किया, एक अलग से रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करने वाली चीज़, वो एरा के लिए बहुत मायने रखती है. ऐसे दो व्यक्तित्व को लेके फिल्म करनी है, ये जहन में कब आया? जहन में तो काफ़ी दिनों से था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप इस तरीके की फ़िल्म बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. फंड्स की ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, एक्टर्स की ज़रूरत है, सब कुछ है. सो इन सबको एक तरह से इकट्ठा करने में, एक टीम बनाने में टाइम लगा. और जो उस ज़माने में किसी और ने सोचा नहीं था, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने सोचा, और वो भी अपने बचपन में सोचा उन्होंने जब वो छोटे थे. तो एक बहुत ही अजूबा जैसे कहते हैं वाली बात है. और इन पर फिल्म इस वक्त बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त इन दोनों की जो सोच है, विचार है, रिफॉर्म है और एक अप्रोच है सोसाइटी की तरफ, वो इस वक्त हमारे यूथ को सीखना और हमारे यूथ को एक तरह से उनसे प्रोत्साहित होना बहुत ज़रूरी था. तो कहीं ना कहीं ये बनना ही था. और मुझे खुशी है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदी में ये बना पाया, क्योंकि अभी तक किसी ने हिंदी में इन फुले के ऊपर फिल्म नहीं बनाया. सो बहुत कुछ सही बैठ गया इसमें. आनंदजी, सिंधुताई सपकाळ, गौरहरी दास्ता आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं डॉक्टर रखमाबाई आणि त्यानंतर फुले, बायोपिकमधला तुमचा एक हातखंड आहे. पण ह्या सगळ्यामध्ये एक वेगळं व्यक्तित्व समोर आणणं आणि आत्ताच्या काळाला तुम्ही जे म्हणताय, एकूण आत्ताचा असणारा सोशो पॉलिटिकल काळ, त्याच्यामध्ये फुले आत्ता किती तशा अर्थानं तुम्हाला रिलेव्हंट वाटतायत आणि आत्ताच्या घडीला तरुणांनी याकडे पाहावं आणि काय टेकआउट घ्यावा असं वाटतं, आणि आत्ताच्या घडीला ओव्हरऑल ह्या सगळ्या माहोलात तितकं महत्त्व किंवा त्या सगळ्या गोष्टी काय ह्याच्यातून रुजवण्याचा प्रयत्न करतात? खूपच रेलेव्हंट आहे, खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. काय आजचं ते तरुण, उस वक्त इन लोगों ने अपने 12 साल और 19 साल में जाके ये सब काम किया था. तो ये फिल्म इज़ फॉर द यूथ. दिस इज़ अ यूथ फिल्म.
दिस इज नॉट अ फिल्म अबाउट एल्डरली पीपल, इट्स अबाउट यूथ, और यूथ से वो कैसे अपने आप को एक तरह से एक जर्नी पे ले गए जो रिफॉर्मेशन की एक रेवोल्यूशनरी जर्नी थी। दे आर द फर्स्ट सोशल रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो अगर आज के यूथ को ये ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो खुद ही एक तरह से वो ये हो जाएंगे कि यार हम क्यों नहीं सोच सकते इस तरह। ये तो उस वक्त था 200 साल पहले, अभी तो हम क्लेम करते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत सोच एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो हम क्यों नहीं इस तरह से सोचते हैं? क्यों नहीं जो एक इंक्लूसिवनेस सोसाइटी में, एक यूनिफॉर्मिटी, एक इक्वालिटी जो है वो क्यों नहीं है अभी, और उसके लिए क्या करना चाहिए? दिस विल बी द, मैं एक तरह से जो कहते हैं, लाइट हाउस फॉर देम। पत्रलेखा जी, सावित्रीबाई ये नाम सुनते ही मतलब उनको प्यार से महाराष्ट्र में साऊ कहा जाता है। क्रांति ज्योति ये इनको जो बिरदावली दी गई है, ये उपाधि दी गई है। क्रांति और ज्योति ये दोनों एक साथ आते हैं, तो ये किरदार आप क्या देके गया है, और पहली बार आप जब इस किरदार से रूबरू हुई तो जहन में क्या आया था? रूबरू तो मैं बहुत बचपन में हुई थी, क्योंकि हिस्ट्री बुक में एक चैप्टर था जहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बता के आगे बढ़ गए। तो ऑब्वियसली तब से हमारे जहन में था, क्योंकि हमने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया। पर उसके बाद मैं जब महाराष्ट्र मुंबई में आई, मैं हर जगह देखती थी, लाइक किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई का एक फ़ोटो लगा हुआ होता। तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये कौन थे, पर जब अनंत सर ने मुझे ये फिल्म के बारे में बोला और उन्होंने बताया कि वो मुझे सावित्रीबाई फुले के लिए मतलब बात कर रहे, देख रहे, मैं ऑनेस्टली बहुत एक शॉक्ड हो गई और ओवरवेल्म्ड हो गई, क्योंकि ऐसा किरदार आना इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मतलब ये तो भगवान ही है, यू नो, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, लोगों के लिए किया, और जिस एरा में किया, जिस एरा में किया। तो मैं अपने आप को बस खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि शायद इससे और भी मैं अलग काम करूँगी, पर ऐसे किरदार और शायद मैं कभी ना करूँ, यू नो, क्योंकि है भी नहीं ऐसे किरदार ज़्यादा। क्या मैंने इस सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा के लाइफ से लिया है? ये लोग बहुत फियरलेस थे उस ज़माने में, 150 साल पहले। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है और जो जो चीज़ों पे उन्होंने अपना योगदान दिया है, चाहे वो लड़कियों के एजुकेशन के बारे में हो या कास्ट सिस्टम के बारे में हो, शायद हम वो आज के ज़माने में सोच भी नहीं सकते। टेक्निकली ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। करेक्ट, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब आज का बीएमसी की यहाँ की जो बिल्डिंग है या क्रॉफर्ड मार्केट है, वो भी फुले साहब ने ही डिज़ाइन किया था। आज हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, वो पहला जो टनल है वो बॉम्बे टनल जो है, उन्होंने, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ब्रिटिश से, उन्होंने ही बनाया था। या लोकमान्य तिलक साहब की उस वक्त जो बेल की गई, उस वक्त 2000 रुपए भर के जो बेल की गई, उसके लिए फाइनेंस फुले साहब ने किया। महान लोग हैं रियली। और तो मैं बस अपना सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ कि जिस फियरलेसनेस से इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, अगर मैं वो 10% भी जी सकूँ तो आई थिंक मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने जब मतलब हरिनर के साहब से मैं इस प्रोजेक्ट पे जब सोनी में सीरियल हो रहा था, रिसर्च टीम में उस वक्त था, तब मराठी में सीरियल हो रहे थे, तब उस वक्त हरिनर के साहब ने फुले साहब के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। तो वो रिसर्च गाइड हमारे थे, उन्होंने कहा था कि धूलाक्षर मतलब धूल में, क्योंकि लिखते थे फुले साहब ने इनको जब सिखाया साहू जी, उस तरह से उन्होंने सीखा है कि आज की नींव जब हम ब्लैक स्लेट पे लिखते हैं और मतलब वो कल मिट जाएगी, वो धूल में लिखा हुआ, मिट्टी पे लिखे हुए अक्षर, पर उनकी मेमोरी भी उतनी शार्प थी, और आज जो हर बच्ची पढ़ रही है उसका क्रेडिट उनको जाता। बिल्कुल। तो ओवरऑल वो किरदार नहीं, कुछ किरदार रह जाते हैं जहन में।
या हमारे साथ मतलब सिर्फ हम किरदार को नहीं देते, किरदार भी आपको, तो इस किरदार ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ दिया, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, फियरलेसनेस, जैसे मैंने कहा, ये सब इनके नाम से जुड़े हुए सिनोनिम्स है. आनंद सर, या सगळ्यामध्ये ज्यावेळेला आपण बघतो आता तसं बघायला गेले तर हिंदीतले सिनेमे फार चालत नाहीत, पण एक बायोपिक छावासारखा येतो आणि सगळे रेकॉर्ड्स ब्रेक करतो. अशा वेळेला तशा पद्धतीने असणारा एक शांत सौम्य, जिथे युद्ध नाहीये किंवा काय नाहीये, लढा आहे, तो पण एका शांततेने दिलेला आहे. लोक आपण रस्त्यावरून चालत असताना दगड आणि शेण फेकतायत, म्हणजे आपण काय करतो तर समाजाला प्रगत करण्यासाठी असलेला लढा आहे. एक शिक्षणाचा सुरू करायचा, मग तो भिडेवाड्यामधला असेल किंवा तिथल्या असणाऱ्या एकूण समाजाला, डाऊनट्रॉडन समाज जो आहे त्यांच्यावरचा अत्याचार होत असणाऱ्याला वाचा फोडणं आहे. असा माणूस आपल्यासाठी आज, म्हणजे हे अख्खं फुले दाम्पत्य घेऊन येताना नेमकी तुमच्या समोर आव्हानं काय आहेत आता? देखिए, ये दीज हैव बिकम नॉट जस्ट कैरेक्टर्स, ये एक मेटाफर्स बन गए हैं अभी. जो इन्होंने सहा है और जो इन्होंने सोचा है, वो शायद ही कोई सोच सकता है आज के ज़माने में. उतने महान सोच वाले भी नहीं हैं, उतने महान लोग भी नहीं हैं. तो हमें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं. हम आज के ज़माने के लोगों के बारे में फ़िल्म नहीं बना रहे हैं, हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं. और ये आउटडेटेड नहीं है. अब 1848 में जाके आप एक फ़िल्म बनाओ और आप सोचो कि आज भी रेलेवेंट है, तो कितने महान होंगे वो लोग, या कितने आगे की सोच के लोग हैं, कितने फ्यूचरिस्टिक होंगे वो लोग. सो इट इज़ अमेजिंग कि, या इट इज़ ऑल्सो सैड कि जितनी इश्यूज़ उन्होंने उठाए उस वक्त, वो 100-200 साल में भी वो पूरी तरह से वो सॉल्व नहीं हुए हैं. आज भी चल रहा है और शायद 100 साल आगे भी जाके चलेगा. लेकिन उन्होंने वो नींव रख दिया था और लोगों में अवेयरनेस आ गया है. आज लड़कियां पढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेडीज़ इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो अभी तक एक बहुत सारे पॉकेट्स इन इंडिया में चल रहे हैं. सो आई थिंक उन्होंने एक तरीके से एक रेड सिग्नल, एक वार्निंग सिग्नल दिया और सॉल्यूशंस भी दिए हैं. अब हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से अडेप्ट करें और एक्सेप्ट करें. आज की तारीख में देखा जाए तो उपाधियां बहुत बड़ी बन गई और कंट्रोवर्सी को एक अलग तरीके से बढ़ावा देती है. नाम रखते वक्त उपाधि नहीं रखनी है और सिर्फ नाम को ही तवज्जो देना है, ये आपके जहन में था? नहीं, अगर आप उपाधि देते तो सिर्फ ज्योतिबा फुले हो जाते. मैं तो चाहता हूँ कि दोनों साथ में हो. तो आज जैसे हमारे नेम प्लेट्स होते हैं तो एक ही नाम होता है ना, मेहता, देसाई, जो भी है, तो वो दोनों को सावित्री ज्योति है. हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ को हस्बैंड एंड वाइफ का ही मतलब है. तो मैं अगर महात्मा फुले रख दूं तो सिर्फ ज्योतिराव फुले के बारे में है, यू नो. सो इट हैज़ टू बी टुगेदर. तो फुले इज, वो दोनों एक ही थे, एक तरह से मन तन सबसे एक थे, तो क्यों ना वो नाम भी एक ही हो. आज की तारीख में मतलब पत्रलेखा जी और प्रतीक का दोनों का एक साथ होना, या वो किरदार आपको दिग्दर्शक के नजरिए से देखते हुए कैसे लगे और दोनों ने किस तरह का योगदान दिया है आपको लगता है? नहीं, मैं तो सोचता हूँ इससे बेहतर जो एक जोड़ी या मैच या ओरिजिनल कैरेक्टर्स को रिक्रिएट करना, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता. और जहाँ तक रहा सवाल उनके कैसे उन्होंने इसको निभाया, एक ऐसा इंटरनलाइजेशन हुआ है इन दोनों में और एक ऐसा बॉन्डिंग हुआ है, और सब अनसेड बॉन्डिंग. ऐसा नहीं कि बैठ के एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में. वो एक जो एनर्जी है दोनों के बीच में, अनसीन एनर्जी जो फ्लो करता है, उस एनर्जी ने उन दोनों को एक तरीके से बिल्कुल इन सिंक किया. दोनों इन सिंक में थे और दोनों ने, मैं तो कहूँगा कि ये मॉर्फ हो गए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले में. जो क्योंकि जो स्केचेस हमने देखे हैं इन दोनों के, तो जब हमने ये जानबूझ के हमने ये रिक्रिएट किया क्योंकि वो स्केच ऐसे ही था. एब्सोल्युटली.
और एक देखना वॉकिंग वाला जो उनका यही तो हम देखना चाहते थे कि ये कितना मैच होता है ओरिजिनल से, और हमें देखकर काफ़ी अचंभा हुआ कि ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। सो आई थिंक एवरीथिंग वाज परफेक्ट एज फार एज इज कंसर्न्ड। जैसे बाहर की दुनिया और उनकी सोच, उसको दहलीज के बाहर लाना, ये पहली बार लड़कियों के लिए, औरतों के लिए फुले साहब ने किया। वो पूरा आकाश उनके लिए खुला करना, तो वो किरदार, मतलब सावित्री को वो दहलीज पार करने के लिए जो एफर्ट्स लेने पड़े या लोगों की जिल्लत या गालियां सुनने पड़े, वो किरदार को मतलब जिस तरीके से करते वक्त कुछ मतलब बहुत एंग्री यंग मैन उस वक्त फुले साहब रहे हैं, तो सावित्री ने ऐसे कुछ क्षण हैं या ऐसे कुछ सीन्स हैं जहां पे फुले साहब को थोड़ा शांत किया, या आपको वो करते वक्त ऐसे लगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है इस फिल्म के लिए? नहीं, हमारे फिल्म में हम नहीं दिखाते हैं कि फुले साहब इतने गुस्से में हैं। अच्छा। पर फुले साहब बहुत टैक्टिकल थे। हाँ, एग्रेसिव और टैक्टिकल थे। वो गुस्से वाले नहीं, गुस्से ऐसा नहीं कि आके चिल्ला दे, नहीं, वो मुझे लगता है कि वो हमेशा बहुत टैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करते थे। उनको पता था कि ये मैनिपुलेशन से हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए मैनिपुलेशन इन द राइट वे ज़्यादा बेहतर है। जैसे उन्होंने उसके साथ भी किया था जब he was trying to get the contract and he got जोन्स से जो स्ट्रेटजीज ब्रिटिश के साथ उन्होंने किया, वो हमारे फायदे के लिए किया, सोसाइटी के फायदे के लिए किया। तो वो बहुत टैक्टिकल एनालिस्ट थे। जैसे सावित्री बाई पे जब एक सीन है कि गोबर फेंकते हैं और फिर वो आती है और ज्योतिबा उनको देखते कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस उनको गले लगाते हैं और बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर रात को सावित्री बैठ के उदास है, जैसे फुले साहब ने उस पूरे सीन को हैंडल किया और कैसे उन्होंने उनको टैक्टिकली समझाया, इवन दैट वाज सो गुड। क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती उन्होंने एक्चुअली क्या बोला, वो आप फिल्म देखिए आपको समझ में आएगा। पर मुझे हमेशा लगता था कि फुले साहब को पता था कि कैसे मनूवर करना है। आपकी और प्रतीक की केमिस्ट्री के बारे में बताइए ना, मतलब गिव एंड टेक है टेक्निकली, जैसे आनंद सर ने कहा कि एक कॉइन के दो साइड्स हैं। जी, तो you know honestly actually I love the questions you are asking, thank you for asking these questions, these are beautiful questions, don't you think? बहुत रिसर्च किया है। जी बिल्कुल, अच्छा लग रहा है आंसर करने के लिए। बट एनीवे, सो मैंने और प्रतीक ने एक्चुअली कभी बैठ के हमने बात नहीं करी कि कैसे करें क्या, हमने एक दो दिन रीडिंग की, पर प्रतीक इतने अच्छे इंसान हैं और शायद इसलिए ही इतने अच्छे कलाकार हैं, वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन में। तो मैंने जब उनको सेट पे देखा एक दो बार और जो जैसे वो अप्रोच कर रहे थे एज अ को एक्टर, मुझे भी लगा यार ये इतने 100% दे रहे हैं तो मैं क्या लेके आऊँ। तो आई थिंक ये एक तरीके से गिव एंड टेक हो गया था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। टेक्निकली वो 1848 वाला एरा रिक्रिएट करना और आज की तारीख में मतलब सिर्फ सेट लगाना नहीं है, वो सोल्स लेके आना और उसको जिंदा रखना, उसको जिंदा दिल में कन्वर्ट करना। एज अ डायरेक्टर आपके लिए सिर्फ पीरियोडिक एरा रिक्रिएट करना नहीं है, वो तो आर्ट से हो जाएगा, पर एज अ डायरेक्टर आपके लिए क्या चैलेंज था? और आज के सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मराठी में कहते हैं ना तारेवरची कसरत, मतलब यहाँ कुआं और यहाँ खाई, ऐसे चलते वक्त ये दो किरदार अंगारों जैसे हाथ पे लेके चलना कितना आपके लिए आह्वान? डेफिनेटली जब आप 2024 या 2023 में 1848 की फिल्म बना रहे हो तो एक तरह से आप पूरे टाइम मशीन के अंदर चले जाते हो और वहाँ जाकर पूरा वो एक शुरुआत करते हैं, इतनी डिटेलिंग करते हैं। मैं कभी सेट्स पे विश्वास नहीं करता, मैंने रियल लोकेशंस पे शूट किया और महाराष्ट्र में बहुत बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं जो अभी तक रिजर्व्ड हैं, बरकरार हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। हमने उसको प्रॉप अप किया और फिर जब ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले अपने कॉस्ट्यूम में, अपने ड्रेस में वहाँ अंदर आए तो ऐसा लगा कि हम उस एरा में पहुँच गए हैं। अगर आप
हमारी टीम, टेक्निकल टीम को नज़रअंदाज करो और सिर्फ इन दोनों को और उस लोकेशन को देखो, ऐसा लगता है कि आप हम नहीं हूबहू लग रहे हैं। और जिस तरीके से ये बयां कर रही है तो लग रहा है वो किरदार जिंदा है और वो सोलफुल है। आई थिंक एक डेडिकेशन और पैशन था इन एक्टर्स का, बिकॉज दे जस्ट जम्प्ड इनटू इट। वो तो कहते हैं ना कि प्लंज्ड इनटू द वाटर, अभी हमको स्विम करना है, और कोई सोच ही नहीं था और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो इतना फोकस जब होता है, इतना कंसंट्रेशन जब होता है, तो ये इस तरीके का रिजल्ट तो आना ही था। सर यदि फडके, हरिनरके इनका समग्र फुले ग्रंथ या जो फुले साहब नहीं लिखे, शेतकऱ्याचा आसूड या अलग, कौन सी चीज़ें की बेसिक रेफर किए गए या किस डॉक्यूमेंट को लेके या उसको बेस्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं इसमें? एक तो उनकी गुलामगिरी जो है, स्लेवरी, वो उसके ऊपर से बहुत सारा मटेरियल मिला जो उन्होंने उसके बारे में लिखा, जो उनकी ज़िंदगी में घटी। फिर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने किताबें लिखी, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, कुछ अंग्रेज़ी में भी है। तो एक बहुत पूरा वॉल्यूम्स जो हैं उस सब को देख के, उसको इकट्ठा करके, फिर उसमें से छान के, फिल्टर करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रायोरिटी के इंसिडेंट्स हैं, वो लेकर, क्योंकि हम कोई वेब सीरीज़ तो नहीं बना रहे हैं यहाँ, सो इट हैड टू बी 2.25 आवर फिल्म। सो उस हिसाब से हमने, जो हमको लगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये ओमिट नहीं होना चाहिए, उस सब को लेके हमने वो फिल्म बनाई। सो द प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्टिंग, इतनी सारी किताबों से फाइनल शूटिंग स्क्रिप्ट तक आना, वो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। फुले साहब कवि भी थे, मतलब उन्होंने जो अखंड लिखे, मतलब कविता का एक नया फॉर्म उन्होंने लिखा जो संत साहित्य के बाद मराठी में बहुत प्रमाण माना गया। उनके कुछ कविता के पंक्तियाँ वगैरह या उसको रेजोनेट किया गया या उसको ट्रांसलेट किया गया? बिल्कुल, वो जैसा है वैसे ही रखा है हमने मराठी में। अच्छा। और उससे भी बेहतर जो है सावित्रीबाई फुले की पोइट्री जो है, उन्होंने भी बहुत सारे पोइट्री लिखी, तो वो भी हमने रेफर किया है, उसकी भी जिक्र है। सो दे वर एजुकेटेड, दे वर लिटरेट, एंड न सिर्फ लिटरेट थे, वो लिखते भी थे, पोइट्री करते थे, गाते थे। सो वो सब जो आर्टिस्टिक उनके ये भी हैं, एंगल्स भी हैं, परस्यूट्स भी हैं, वो भी रखा है। या क्योंकि फरौर जो स्कूल जिनके उनको लेके फरौर, हाँ अहमदनगर में या भिडेवाड़ा, वो सब रेफरेंसेस या टेक्निकली कास्ट, क्रीड और सेक्स के ऊपर टेक्निकली उन्होंने बैरियर जैसे तोड़े गए। इसके अलावा भी और कुछ फिल्मों में देखा जाएगा? इसमें बहुत कुछ है, इनफैक्ट बिटवीन द लाइंस बहुत सारे। नहीं, इसमें न सिर्फ फरार का है, न सिर्फ भिडेवाड़ा का है, लेकिन जब ये उस्मान शेख के घर गए, अपने घर को छोड़कर उस्मान शेख के घर गए, फातिमा शेख से मिले, और फातिमा शेख और सावित्री मिलकर पहली टीचर्स रहे, वो पहली मुस्लिम टीचर रही भाई, ये सावित्री पहली लेडी टीचर रही। तो इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि इतना वॉल्यूम्स जो था, कुछ भी छूटना या छोड़ देना मुझे वाजिब नहीं। और 2-2.5 घंटे में बैठाना, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। बहुत मटेरियल मिलेगा इसमें और आपको लगेगा कि शायद ही कुछ छूट गया हो। इतने अपनेपन से लेट्स अप से बात करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू लव, लक एंड सक्सेस। और एक नया दौर शुरू हो जाएगा। सिर्फ जाते जाते मुझे ये जो ब्राह्मण संघ ने कहा है, मतलब उसको कंट्रोवर्सी के नजरिए से नहीं देखते हुए, क्योंकि सदाशिवराव गोवंडे हो या भिडेवाड़ा हो, ब्राह्मणों ने ही उनकी सहायता की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका खंडन या इसको खारिज किस तरह से आप करना चाहते हैं, या आप वो बहुत प्यार से, जैसे ज्योतिबा और सावित्री बाई ने कहा था, बहुत प्यार से, क्योंकि जब आप गलतफहमी में हो, ज्योतिबा ने बहुत कूलली कहा है कि मैं आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने समाज को उठाना चाहता हूँ। क्या बात है, और यही आपकी लाइन पूरी कहानी को बयां करती है। विश यू लव, लक एंड सक्सेस। और अपनेपन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थँक यू आनंद सर, एंड थँक यू पत्रलेखा। थँक यू। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि
कि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.